आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी पीसेस वन में। देखिए ध्येय आईएएस का टेस्ट है, तो आज इस वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं इसमें पहला ही क्वेश्चन। अनुशंसा। देखिए, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। उद्घोषणा को 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय आपात के दौरान संघीय ढांचे में काफ़ी हद तक एकात्मकता में बदल दिया जाता है। तो देखिए, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सही है, क्योंकि राष्ट्रपति अगर आपातकाल लगाता है तो मंत्रिपरिषद से सलाह लेकर ही आपातकाल लगाएगा। और इसे देखिए 1 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। अब इसमें क्या कह रहा, एकात्मक, संघीय ढांचे को एकात्मक में बदल दिया जाता है, तो इसको एकात्मक में नहीं बदला जाता। तो हमारा पहला और दूसरा ही सही है। फर्स्ट का हमारा कौन सा ही आंसर हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। यह रेलवे और सड़क परिवहन सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाता है। तो पीएम गति शक्ति योजना जो क्या कह रहा कि कनेक्टिविटी परियोजनाओं को एकीकृत करता है और 16 मंत्रालयों को एक साथ लाता है। यह योजना नीति आयोग की प्रत्यक्ष रूपरेखा में क्रियान्वित की गई। तो ये जो पीएम गति शक्ति योजना है, तो नीति आयोग के प्रत्यक्ष देखरेख में नहीं क्रियान्वित की गई। तो हमारा ये थर्ड नंबर, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इसमें कौन सा सही होगा, तो पहला और दूसरा सही होगा। सेकंड का हमारा जो आंसर मतलब सही होगा वो पहला और दूसरा होगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए थर्ड नंबर में कह रहा केंद्र राज्य संबंधों पर अपनी सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित कथनों को क्रोनोलॉजी में अरेंज करना। तो देखिए इसको अरेंज करने के लिए पहले हम लोग को इनका सन पता करना होगा कि कौन सी योजना कब आई थी। तो देखिए राजमन्नार समिति आई थी 1968 में। 1968 में राजमन्नार समिति आई थी। और सरकारिया आयोग ये कब आया था, 1983 में सरकारिया आयोग आया था। अब बात करते हैं पुच्छी आयोग, 2007 में ये पुच्छी आयोग आया था। नीति आयोग सबको पता है, तो 2015 में नीति आयोग आया था। तो सबसे पहले इसमें कौन सी योजना आई थी, तो देखिए इसमें सबसे पहले आई थी हमारा ये, इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। राजमन्नार कब आए थे, तो 1968 में, फिर सरकारिया आयोग 1983 में, फिर पुच्छी आयोग 2007 में। तो इसका ये जो पहला ऑप्शन होगा ये राइट होगा, थर्ड का। अब 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में है केंद्र राज्य संबंधों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये मैचिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए विधायी संबंध किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 245 से 255 तक है। 245 से 255 तक। तो इसका ये पहला वाला हो जाएगा। प्रशासनिक, ये तो किस आर्टिकल में, ये प्रशासनिक ये आर्टिकल है 256 से 253 तक। देखिए 256 से 263 तक ये प्रशासनिक। वित्तीय तो ये 268 से 293 तक। और प्रशासनिक देखिए वित्तीय आर्टिकल किसमें, तो 268 से 293। प्रशासनिक न्यायाधिकार तो ये किस आर्टिकल में, 323A में है। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा, तो इसका पहला। ये जितने मैचिंग है सारे सही है। देखिए विधायी शक्ति 245 से 255 प्रशासनिक ये किस अनुच्छेद में, तो 256 से 263। वित्तीय 268 से 293। और प्रशासनिक न्यायाधिकार अनुच्छेद 223A में है ये। अब 5 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांतों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे संवैधानिक कानूनों में विकसित हुए हैं। तो ये देखिए 5 नंबर को जो इसमें राइट आंसर होगा कौन सा होगा, इसमें हो जाएगा ये पहला हो जाएगा राइट आंसर। देखिए आच्छादन का सिद्धांत पहले आता है, फिर मूल सिद्धांत आएगा, फिर उपचायकता का सिद्धांत, उपचारात्मकता का सिद्धांत आएगा। पहले आच्छादन, फिर मूल सिद्धांत आएगा, फिर उपचारात्मकता का सिद्धांत। तो 5वें का इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसमें ये पहला आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 6 नंबर में क्या है, देखिए 6 नंबर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय सिविल, आपराधिक और संवैधानिक मामलों में अपील सुना सकता है। तो ये इसका सही होगा। राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह के लिए बाध्य होता है। तो देखिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सलाह तो दे सकते हैं, तो वो भी किस आर्टिकल में, 143 में, इस आर्टिकल में है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सलाह दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि राष्ट्रपति उसको बाध्य ही है, माने ही। तो इसमें ये रॉन्ग है, क्योंकि इसमें कह रहा है बाध्य है, तो बाध्य नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 6 का हमारा इसमें कौन सा आंसर होगा, तो पहला ये आंसर सही हो जाएगा। 6 का पहला और तीसरा। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है, राज्यपाल की
देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में इसको सुमेलित कीजिए, मतलब मैचिंग का है ये क्वेश्चन। राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उनको अरेंज करना है। तो ये किस आर्टिकल में है, मतलब इसमें देख लेते हैं ये। तो देखिए कार्यकारी शक्तियां तो ये राज्य के महाधिवक्ता की होगी। कार्यकारी शक्तियां राज्य के महाधिवक्ता की, विधायी शक्तियां राज्य विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करता है। न्यायिक शक्ति न्यायाधीशों की नियुक्तियों में उच्च न्यायालय से परामर्श करना। विवेकाधीन शक्तियां राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए विधेयकों क्यों सुरक्षित रखता है। देखिए विवेकाधीन राष्ट्रपति की देखिए विवेकाधीन शक्ति राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विधेयक को सुरक्षित रखता है। तो इसमें आर्टिकल मतलब ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ये जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन पहला ये सही होगा। अब बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। देखिए राज्यपाल की इसमें शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल अपने विवेक से किसी भी समय राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। तो देखिए ये भी गलत है। जैसे राष्ट्रपति होता है वो मंत्रिपरिषद से सलाह लेता है प्रधानमंत्री से, तभी वो भंग करेगा लोकसभा या कुछ भी। अब लोकसभा को, जैसे इसमें राज्यपाल जो होगा वो अपने मन से विधानसभा को भंग नहीं करेगा, पहले मंत्रिपरिषद से पूछेगा मुख्यमंत्री से, तभी वो विधानसभा को भंग करेगा। तो इसमें ये रॉन्ग है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। तो ये तो सही है। राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल के सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा पहला और तीसरा, ये 9 नंबर का सही होगा, पहला और तीसरा। तो इसका कौन सा, सॉरी इसमें देखिए दूसरा और तीसरा ये सही है, पहला वाला हमारा ये गलत था। तो इसमें सही हो जाएगा 9 का ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 10 नंबर है, तो इसमें मैचिंग का है, ये अरेंज करना है। तो क्वेश्चन है 74 किससे संबंधित है। तो राष्ट्रपति को सलाह और मंत्रिपरिषद के लिए देखिए राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो किस आर्टिकल में, आर्टिकल 74 में बात करी गई। आर्टिकल 75(3) में मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी है इस आर्टिकल में। 85 संसद को सत्र, ये हो गया। और 105 आर्टिकल में, तो देखिए 105 आर्टिकल में संसदीय विशेषाधिकार। तो इसके लिए हमारा ये पहला ऑप्शन 10 का, ये पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में सांसदों के मतों का मूल्यांकन निम्नलिखित कथनों पर सूत्र से निर्धारित किया गया है। तो किस सूत्र से निर्धारित किया गया है। जो इसका 11 नंबर का ये राइट आंसर हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। देखिए सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित विधायकों के मतों का कुल मूल्य, निर्वाचन सांसदों, लोकसभा राज्यसभा की कुल संख्या। तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये सब लोग मतलब भागीदार होते हैं, भाग लेते हैं। कहाँ के, देखिए राज्य विधानसभा के निर्वाचित विधायक होंगे, निर्वाचित ही लेंगे, और निर्वाचित सांसद लोकसभा राज्यसभा की कुल संख्या होगी, तभी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अब मतलब बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर में क्या कह रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव। तो राष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल के तहत होता है। तो देखिए 12 नंबर का ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये पहला सही। ए का क्या होगा, राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 में कहा गया है। महाभियोग सबको पता है अनुच्छेद 61 में। और पदावधि राष्ट्रपति की ये 56 में है। चुनाव के लिए योग्यता तो ये 58 में। राष्ट्रपति के जो आर्टिकल होते हैं सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, मिनर्वा मिल्स मामला 1980 के बाद मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी के बीच संबंधों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की विधिक स्थिति को सबसे अच्छी तरह से व्यक्त करता है। तो कौन सा इसमें बात सबसे अच्छी करता है। तो इसमें देखिए सी नंबर हो जाएगा, मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन होना। बात ये थी कि मिनर्वा मिल्स मामले में ये था कि मामला ये था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे पर भारित तो नहीं हो रहे हैं। तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संतुलित बनाए रखे जाएंगे, ये आर्टिकल जो भी होंगे समाज के लिए अच्छे होंगे। तो इसमें ये मिनर्वा मिल्स मामला, तो इसमें कहा गया है मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ एक दूसरे पे ये आर्टिकल हावी हो, राज्य मतलब ये राज्य के लिए हितकारी हो, तो ये अनुच्छेद ऐसे थे। अब बात करते हैं 14 नंबर कथन कारण क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है, टैगा वायु में शंकुधारी सदाबहार वन का प्रभुत्व होता है। टैगा क्षेत्र में गर्म सर्दियां और भारी मानसून वर्षा होती है। तो टैगा क्षेत्र जो होता है वहाँ पर गर्म होती हैं, लेकिन सर्दियां और भारी मानसून नहीं होता है। तो टैगा क्षेत्र के लिए गर्मी मतलब गर्म क्षेत्रों में होता है। इसमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, तो इसमें सदाबहार ये सारे पेड़ पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए कौन सा, ये पहला तो सही है, सेकेंड वाला गलत है। तो इसमें कौन सा ये ऑप्शन हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका हो जाएगा हमारा ये सी नंबर, ए सही है, परंतु आर गलत है, क्योंकि टैगा जो वो होते हैं, वृक्ष होते हैं, वो गर्म क्षेत्रों में होते हैं, सर्दियों में नहीं। अब 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए जीवमंडल एक बहुत मोटी परत है जो पूरी पृथ्वी के कोर में फैली हुई है।
इसमें वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल के बीच अंतर्क्रियाएं शामिल है। जीवमंडल में अधिकांश जीवन समुद्र तल से 200 मीटर नीचे और समुद्र तल से 6000 मीटर ऊपर मौजूद है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा ये क्या कह रहा है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जीवमंडल में, सॉरी इसमें क्या कह रहा है, इसमें वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल के बीच अंतर्क्रियाएं शामिल है। तो ये वाला हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा, पहला और तीसरा ये सही हो जाएगा। तो इसका 15 नंबर का ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इसका ये सी नंबर ये सही ऑप्शन होगा। अब 16 नंबर की बात करें, क्वेश्चन 16 नंबर की निम्नलिखित, देखिए इसमें क्या है, मैचिंग का क्वेश्चन है। तो पहले मैच कर लेते हैं इसका जो है, देखिए इसको मैच कर लेते हैं। तो सवाना, सवाना कहाँ होता है, तो ये होता है ये आग प्रतिरोधी झाड़ियों। तो देखिए सवाना के जो जहाँ वृक्ष होते हैं वहाँ जेबरा उबरा इन झाड़ियों को मतलब ऐसे खाते हैं। अब बी नंबर उष्णकटिबंधीय वर्षावन, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन कैसे होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार होते हैं। अब बात करते हैं घास का मैदान, तो ये प्रेरी और बाइसन ये इसका हो जाएगा। रेगिस्तान तो ये कैक्टस और सेरेब्रस। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इसका ये फर्स्ट ऑप्शन होगा 16 नंबर का। अब बात कर रहे हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। ये देखिए कथन कारण का ये क्वेश्चन है। जैव अवर्धन के परिणाम स्वरूप उच्च ट्रॉफिक स्तरों पर जीवों में विषाक्त पदार्थों को उच्च सांद्रता होती है। कारण क्या कह रहा है, डीटी जैसे विषाक्त पदार्थ पानी में घुलनशील होते हैं, इसलिए शरीर से उत्सर्जित हो जाते हैं। तो देखिए ये जो इसका पहला ऑप्शन तो ये राइट है, जो बता रहा है कि उच्च ट्रॉफिक स्तरों पर जीवों में विषाक्त पदार्थ की उच्च सांद्रता होती है, तो इसका पहला सही। लेकिन इसमें बता रहे हैं ये विषाक्त पदार्थ पानी में घुलनशील होते हैं, तो ये पानी में नहीं वसा में घुलनशील होते हैं। तो 16 नंबर का जो होगा हमारा ये है, तो इसमें पहला सही है और ये दूसरा वाला ये रॉन्ग है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें देखिए ये सी नंबर इसका ये सही ऑप्शन हो जाएगा, सी। पहला सही है लेकिन आर गलत, क्योंकि डीटी जो ये डीटीएस विषाक्त पदार्थ है ये वसा में घुलनशील होती है, ना कि पानी में। अब 18 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या, उपोष्णकटिबंधीय चीड़ के जंगल आमतौर पर भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें पाए जाते हैं। तो देखिए ये कहाँ पाए जाते हैं भारत में, तो ये शिवालिक पहाड़ी में पाए जाते हैं। तो इसका सी जो होगा 18 नंबर क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। देखिए इसमें क्या कह रहा है, जीवाणु प्रजातियों को नाइट्रोजन चक्र में उनकी भूमिका के साथ मिलाइए। तो मैचिंग का ये क्वेश्चन है। देखिए राइजोबियम ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है हमारा वायुमंडली। देखिए 19 नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये देखिए राइजोबियम किससे संबंधित है, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से। राइजोबियम सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से, तो इसका ये पहला ये वाला मैचिंग हो गया। अब देखिए बात करते हैं नाइट्रोसोम की, तो अमोनियम को नाइट्रेट्स में बदलता है, और सी नंबर का तो नाइट्रेट को नाइट्रेडियम में बदलता है। देखिए स्यूडोमोनास क्या है, तो ये डीनाइट्रिफिकेशन से संबंधित है, तो इसका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ये। तो 19 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये हमारा ये पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। देखिए इसमें क्या कह रहा है, टुंडा बायोम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 20 नंबर का देखिए बात करते हैं इसमें। तो देखिए अल्पाइन टुंडा केवल देखिए अल्पाइन टुंडा केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ये आर्कटिक टुंडा ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के नीचे और वृक्ष रेखा के ऊपर स्थित है। प्रतिकूल परिस्थिति में टुंडा में कीटों का जीवन चक्र छोटा होता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, आर्कटिक विलो एक टुंडा पौधा है, 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकता है। तो देखिए इसमें ये जो अल्पाइन टुंड्रा केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, तो ये वाला ये रॉन्ग है, इसका हमारा सी ऑप्शन सही होगा। पहला तीसरा चौथा सही है, और ये देखिए इसमें जो मतलब ऑप्शन सही है, तो दूसरा और तीसरा और चौथा सही है, पहला ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। 20 का पहला ये गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन जो है सी ये सही है। अब बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कौन सा प्रदूषण ब्लैक लंग रोग से जुड़ा है। तो कोयले की जो धूल होती है वो ब्लैक लंग से संबंधित होती है, तो जो इसके जो धूल के कण होते हैं वो फेफड़ों के लिए इफेक्ट होते हैं। तो इसमें ये ब्लैक लंग रोग किससे संबंधित है, तो कोयले की धूल से संबंधित है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित प्रदूषणों को उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव। तो तंबाकू का धुआं जो होता है फेफड़ों का कैंसर, इसका ये हो जाएगा। पारा किससे संबंधित है, तो मिनी माता रोग से संबंधित है। 22 का देखिए दोनों ऑप्शन मैच कर गए हम लोग, मतलब ये ऑप्शन मैच कर गए। तो इसका ये जो ऑप्शन होगा ये ए का तीसरा नंबर ये हो गया, बी का पहला हो गया। कपास किससे संबंधित है, कपास हमारा ये बिनीसिनोसिस से संबंधित है। और एबेस्ट धूल ये इसका जो हो जाएगा, एबेस्ट धूल किससे संबंधित है, तो एबेस्टोसिस से संबंधित है। एबेस्ट धूल किससे संबंधित है, तो एबेस्टोसिस से संबंधित है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदूषणों को उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव से मिलाइए। तो तंबाकू का धुआं किससे संबंधित है, तो फेफड़ों का कैंसर तंबाकू के धुएं से होता है। तो पारा मिनी माता रोग, तो देखिए ये दोनों ऑप्शन मैच कर गया, तो ये ऑप्शन हमारा इसका ये फर्स्ट हो जाएगा। तो अब इसका कपास की धूल, तो ये इसका दूसरा हो जाएगा, और डी नंबर का ये वाला ऑप्शन। तो हमारा 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करें 23 नंबर क्वेश्चन की। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, जिसे क्या बोलते हैं, नैपा के नाम से। देखिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नैपा, जिसे शॉर्टकट में नैपा, गैर प्राप्ति शहरों की पहचान करने में मदद के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है। तो ये कौन सा नंबर 23 का, देखिए
तो इसके लिए देखिए ऑप्शन क्या है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नेपा गैर प्राप्ति शहरों की पहचान करने में मदद करने के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है। यह राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के लिए देखिए नेवास्क्यू राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों के अनुपालन का आकलन करता है। अब थर्ड नंबर क्या कह रहा है, इसका प्रवर्धन सीधे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो देखिए इसका जो है, इसको जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है, इसको जो किया जाता है केंद्रीय प्रदूषण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जो यहाँ पर जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिया है, यहाँ पर होगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंत्रालय। तो इसका ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा, तो 23 का हमारा पहला और दूसरा सही होगा और ये थर्ड नंबर रॉन्ग हो जाएगा। अब बात करें 24 नंबर क्वेश्चन की। देखिए इसमें 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, संशोधित राष्ट्रीय परिवेशिक वायु गुणवत्ता मानक 2009 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषित शामिल नहीं है। तो इसमें बोला शामिल नहीं है, तो कौन सा इसमें प्रदूषण ये शामिल नहीं है 24 का। तो 24 का देखिए हमारा ये सल्फर डाइऑक्साइड शामिल नहीं और नाइट्रेट ऑक्साइड ये शामिल नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये ए हो जाएगा, दूसरा और चौथा नहीं शामिल है। तो अब इसका गुणवत्ता मानक कब आया था, तो 2009 के तहत ये था। संशोधित राष्ट्रीय परिवेशिक गुणवत्ता मानक किसके तहत, तो 2009 के तहत। बाई चांस एग्जाम में ये भी पूछ लें तो ये 2009 के तहत आया था। अब बात कर रहे हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए क्या है, बायोमास ऊर्जा एक स्वच्छ और गैर प्रदूषणकारी नवीकरणीय स्रोत है। अब ये सेकंड नंबर क्या कह रहा है, भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे मैग्मा और गर्म शुष्क चट्टानों से गर्मी का उपयोग करता है। सह उत्पादन में एक ही ईंधन स्रोत से ऊर्जा के केवल एक रूप का उत्पादन करता है। तो ये हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये खाली दूसरा सही है, ये पहला वाला रॉन्ग है और थर्ड नंबर रॉन्ग है। भारतीय भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे मैग्मा गर्म शुष्क चट्टानों से गर्मी का उपयोग करता है। तो ये हमारा ये खाली इसका 25 नंबर का दूसरा नंबर सही है। अब बात करें 26 नंबर क्वेश्चन की। तो 26 नंबर में क्या है, देखिए समुद्री CO2 निष्कासन तकनीकों का उनके विवरण से मिलाइए। तो मैचिंग का है, तो ये 26 नंबर का हमारा जो हो जाएगा। देखिए कृत्रिम अवलेगिंग का क्या संबंध है इसका, तो इसका हमारा हो जाएगा थर्ड नंबर, पोषक तत्वों से भरपूर पानी को सतह पर लाना। तो 26 का ये वाला ये हो जाएगा। तो इसका ये ही ऑप्शन मैच कर रहा है। देखते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए 2 ऑप्शन इसके हैं, ये इसका तो ये थर्ड हो गया। अब बात कर रहे हैं ये बी नंबर इसका। देखिए समुद्री शैल की खेती कहाँ होती है, तो कार्बन समृद्ध बायोमास को समुद्र में डुबाना। तो इसका ये हो जाएगा। तो हमारी ये वाला मतलब 26 का ये पहला नंबर ऑप्शन जो होगा सही होगा। महासागर पोषण ये फाइटोप्लैंक्टन को बढ़ावा देने हेतु लोहे का संयोजन। तो इसका ये हमारा 26 नंबर का ये अब पहला ऑप्शन ये सही होगा। अब बात कर रहे हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। देखिए इसमें क्या है कि औसत वार्षिक शुद्ध वन लाभ 2010 से 2020 के मामले में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। देखिए यूनिसेफ 19 में भारत ने केवल प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया है, तकनीकी हस्तक्षेप पर नहीं। तो ये इसका 27 का हमारा सेकंड वाला ऑप्शन ये गलत होगा, पहला ये सही है। क्योंकि देखिए तकनीकी ये इसने मतलब भारत वन और अग्नि निगरानी, रिमोटिंग, सेंसिंग, रिपोर्टिंग और उन्नति तकनीकों पर ध्यान दिया है ना कि देखिए जो इसमें बता रहा है केंद्रित किया है तकनीकी हस्तक्षेप पर। तो इसमें नहीं किया है भारत ने किया वन, अग्नि और रिमोटिंग, सेंसर, रिपोर्टिंग इन सब चीज़ों पर उन्नति तकनीकों पर बात की है। तो इसका ये रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला इसका 27 नंबर का ये सही होगा। बात करें 28 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 28 नंबर ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है। तो 28 नंबर में हम देख लेते हैं इसमें कौन सा सही है। तो मार्टिन प्रोटोकॉल को अपनाया गया है, कब अपनाया गया है, तो 1987 को इसमें अपनाया गया। तो यहाँ पर जरूर आप लोग देख लीजिए करिएगा कि सही बोला है कि गलत बोला है ये जो। तो 28 नंबर का जो हमारा सही होगा ऑप्शन, तो 1987 को ये मार्टिन प्रोटोकॉल को अपनाया गया है। अब बात करें 29 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, 2025 में नए जोड़े गए रामसर स्थलों को उनके संबंधित राज्यों से मिलाइए। तो अभी ये लेटेस्ट हैं जो 2025 में जोड़े गए हैं। तो हमारा देखिए इसमें पहले मैच कर लेते हैं इनको। तो थिरुंगतल, ये थिरुदंगल कहाँ का है, ये बी का नंबर, थिरुदंगल का ये सिक्किम का है। देखिए इसका 29 नंबर क्वेश्चन है। तो 2025 में नए जोड़े गए रामसर स्थलों को उनके संबंधित राज्यों से मिलाइए। तो ए का हमारा हो जाएगा ये झारखंड, और बी का हो जाएगा हमारा ये तमिलनाडु, और सी का हो जाएगा हमारा ये भी तमिलनाडु। और खेचो पलड़ी झील ये कहाँ पर है, तो ये हो जाएगी सिक्किम में। तो ये लेटेस्ट रामसर स्थलों में शामिल किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये 29 नंबर का, ये हमारा इसका पहला ये ऑप्शन सही होगा। अब बात करें 30 नंबर क्वेश्चन की। देखिए कथन कारण वाला क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें कह रहा है मुगलानी बेगम मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब की एक महिला सूबेदार थी। कारण क्या कह रहा है, नादिर शाह के आक्रमण से भारत में 57 दिनों के लिए मुगल सत्ता का लोप हो गया था। तो 30 नंबर देखिए क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है, तो इसमें जो मतलब सही होगा कौन सा,
तो दोनों बातें तो सही, देखिए ए और दोनों ऑप्शन राइट हैं, तो इसका हमारा ये बी नंबर सही हो जाएगा। बात कर रहे हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें मैचिंग करना है 31 नंबर के लिए मैचिंग। तो इसका देखिए ए के लिए ईरानी दल कहाँ का है, तो ईरानी दल ये तुरानी और अफगानी का है। अब बी नंबर की बात कर रहे हैं तुरानी दल, तो तुरानी दल का ये वाला हो जाएगा दूसरा नंबर। हिंदुस्तानी दल तो सैयद बंधु का हिंदुस्तानी। सुन्नी मत तो ये जुल्फिकार खा का है, ये इसमें हो जाएगा ये पहला वाला हमारा ये सही हो जाएगा 31 का। अब बात कर रहे हैं 32 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें देखिए अरेंज करना है, तो अरेंज करने के लिए पहले हम लोग को सन पता होना चाहिए। तो बंगाल जो था ये मुंशिद कुली खां का था, तो ये बंगाल कब ये हुआ था, तो इसका 19 देखिए 1713 में इसका बंगाल का हो गया था। अवध की बात कर रहे हैं तो अवध जो है 1739 है। और रोहेलखंड की बात करें तो रोहेलखंड है 1714 में। और हैदराबाद की बात करें तो 1724 है। तो इसको अरेंज करना है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा पहला बंगाल हो जाएगा 1713, फिर रोहेलखंड 1714, फिर उसके बाद बात करते हैं हैदराबाद 1724, फिर आ गया है अवध, तो ये 1739 में है। तो इसका हमारा ये सही ऑप्शन हो जाएगा ये पहला। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है। किस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र जोरावर और फतेह सिंह को दीवार में चुनवा दिया गया था। तो किस युद्ध में ये हुआ था कि इनके गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्रों को दीवार में चुनवाया गया था। तो देखिए इसका जो ये कौन सा युद्ध था, तो आनंदपुर का द्वितीय युद्ध था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सूरत की संधि 1775 में राघोबा और मुंबई सरकार के मध्य हुई थी। पुरंदर की संधि 1776 में वारिंग हेस्टिंग और पूना सरकार के मध्य हुई थी। बड़गांव की संधि 1782 में अंग्रेजों व मराठों के मध्य हुई थी। तो देखिए ये जो बड़गांव की संधि हुई थी, तो ये किसके मध्य हुई थी, तो ये हुई थी देखिए हुई सन इसका जो ये मतलब रॉन्ग है, तो ये हुई थी कब, 1779 को हुई थी। यहाँ पर होगा 1779। ये बसीन की संधि हुई थी 1782 में, तो ये वाला हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें कौन कौन सही है, तो पहला और दूसरा सही है। तो हमारा 34 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब बात कर रहे हैं ये 35 नंबर क्वेश्चन की। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसमें वैश्विक परिदृश्य में भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को क्रमिक रूप से सर्वप्रथम किसने रूपित किया था। तो 35 नंबर को क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने इसे रूपित किया था ब्रिटिश उपनिवेशवाद को। अब 36 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए भू राजस्व से संबंधित समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमीनी समिति कब आई थी, तो 1778 में भू राजस्व प्रणाली तथा आकलन से संबंध। और ये फ्लैट समिति फ्लाउड समिति कब आई थी, तो 1940 में पटाईदारों को 1/3 उपज देने की अनुशंसा। और नियमयार समिति ये कब आई थी, तो 1936 का संबंध केंद्र व राज्यों के वित्तीय संबंधों से था। तो 36 नंबर को जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा पहला और तीसरा सही है, ना कि ये दूसरा। अब बात कर रहे हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें देखिए जो कथन सही है उसके बारे में बताना है। तो इसमें देखिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं इसके। तो इसमें देखिए भू राजस्व समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन सही बताना है। तो इसमें जो देखिए अमीनी समिति कब आई थी, तो 1778 में भू राजस्व प्रणाली तथा आकलन से संबंधित थी। फ्लाउड समिति 1940 में पटकाईदारों को 1/3 उपज देने की अनुशंसा थी। नियमयार समिति 1936 का संबंध केंद्र व राज्यों के वित्तीय संबंधों से था। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा इसमें हमारा पहला और तीसरा सही हो जाएगा। तो 36 नंबर का हमारा ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा। बात कर रहे हैं 37 नंबर क्वेश्चन की। तो 37 नंबर में देखिए पुस्तक है और उनके लेखन को, तो सही सुमेलित कौन सा है, इसमें 37 नंबर की बात कर रहे हैं। तो देखिए ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया, तो ये किसकी पुस्तक थी, तो ये JWK की थी। असबाब ए बगावत ए हिंद सैयद अहमद खां की थी। पीजेंट एंड द राज तो एरिके स्टोक्स की थी। हिस्ट्री ऑफ इंडिया म्यूटिन की आर होम्स की थी। तो इसमें जो ये सारे ऑप्शन है ये सारे सही हैं। 37 नंबर के डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अब बात करें 38 नंबर क्वेश्चन की। तो राजा राम मोहन राय को किस पत्रिका के माध्यम से सती प्रथा विरोध करने के लिए जाना जाता है, तो कौन सी इनकी पत्रिका थी, तो संवाद कौमुदी इनकी पत्रिका थी। तो 38 नंबर का हमारा ये डी वाला ये सही, मतलब बी वाला ये इसका 38 का बी नंबर ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब बात करें 39 नंबर क्वेश्चन की। देखिए इसमें क्या है, इसमें मैचिंग करना है। तो 39 नंबर का देखिए कौन सा ये ऑप्शन सही होगा। तो देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो हुई थी इसका 24 जनवरी 1950 को। तो कौन सा ये ऑप्शन सही हो रहा है, ये हमारा सेकंड नंबर ये ऑप्शन सही हो रहा है। अब मैं इसको मैच कर लेते हैं। देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो इसका हो जाएगा 3 दिसंबर 1946 को। अब सी नंबर क्वेश्चन का देखिए संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को ये लागू हो गया। संविधान का अंगीकरण कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को इसको अंगीकृत किया गया था। तो अंगीकरण कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। तो ये 39 का हमारा बी नंबर ये ऑप्शन सही होगा। अब बात करें 40 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें देखिए कौन सा युग्म सुमेलित है, तो 40 नंबर का देखिए इसमें
हौज कहाँ का था, तो हौज ये बिहार का था। और ये खोड़ जो था उड़ीसा का था, ये तो सही है। और खैरवार ये कहाँ का था, तो झारखंड का था। तो हमारे ये कौन सा इसमें सही होगा, तो देखिए और किसकी बात कर रहे हैं, कौन सा छूट गया है, कुका आंदोलन, ये पश्चिम बंगाल का था। तो ये सारी हमारी राइट हो जाएंगे। 40 का ये जो सारे सुमेलित हैं। कुका आंदोलन कहाँ का था, तो ये पश्चिम बंगाल का था। तो 40 का हमारा ये मतलब डी नंबर ये क्वेश्चन मतलब ऑप्शन इसका सही होगा। अब 41 की बार क्वेश्चन है, तो आयोग और उनका वर्ष तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो सैंडलर आयोग ये कब आया था, तो 1917 को सैंडलर आयोग आया था, 1917 से 1919। अब हंटर आयोग की बात करें तो हंटर आयोग कब आया था, तो 1883 से 1882 से 1883 तक हंटर आयोग 1882 से 1883। तो इसके देखिए ऑप्शन कौन से मैच कर रहे हैं, पहला का ये सेकंड ये वाला हमारा, इसका ये पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो 41 का हमारे ये पहला नंबर ऑप्शन सही होगा। तो राधा कृष्ण आयोग ये 1948 से आया था, कोठरी आयोग 1964 से 1966। तो इसका पहला ऑप्शन 41 का सही होगा। अब बात करें 42 नंबर क्वेश्चन के। अलाउद्दीन खिलजी निम्नलिखित अभियानों पर, देखिए इसको क्रोनोलॉजी अरेंज करना है इसको। तो ये रण गुजरात का अभियान कब हुआ, तो ये हुआ था ये 1299 को। गुजरात अभियान कब हुआ था, तो 1299 को। रणथंभौर का युद्ध ये हुआ था अभियान, तो 1301 में हुआ था रणथंभौर। अब चित्तौड़गढ़ की बात कर रहे हैं, देखिए बोली दे रहे हैं हम क्योंकि लिखने में थोड़ा सा हो रहा है। चित्तौड़गढ़ 303 में। अब दक्षिण का अभियान कब हुआ था, तो 306 से ये था 311 तक। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहले गुजरात का ये कब हुआ था, तो 1299। फिर रणथंभौर का अभियान कब हुआ था, ये हुआ था कब, तो 1300, देखिए रणथंभौर 1301 में हुआ था। तो इसका ये हमारा 42 का पहला नंबर ये सही होगा। अब देखिए किसने कहा था, मैं हिंदुओं का जजिया कर माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि यह इस्लाम की परंपरा है। यह कथन निम्नलिखित में से किस सुल्तान से जुड़ा हुआ था, तो 43 का हमारा ये बलबन का है, बलबन ने ये कहा था। अब 44 की बात कर रहा है, तो इसको भी देखिए क्रोनोलॉजी में, तो इसको भी अरेंज करना है। तो ये सालू वंश का इसके सन कब है, तो ये देखिए ये किससे संबंधित था, तो ये हरिहर बुक्का से संबंधित था। तो ये 1336 से, देखिए यहाँ पर सालू वंश लिख रहे हैं, 1336 से 1385 होगा इसका 85। अब तुलु वंश कब होता है, तो 1385। अब तुलु वंश की बात कर रहे हैं तो 1385 हो जाएगा, 1385 से 1505। अब आ जाते हैं, अब इसके बाद मतलब इसके बाद आता है आरबीडू वंश कब का था, तो ये था हमारा 1570 से 1672। तो देखिए इसके ऑप्शन जो है यहाँ पर देखिए वहाँ लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, ऑप्शन हम बता दे रहे हैं। तो इसका 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हमारा बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। एक बार इसके सन हम बता दे रहे हैं। देखिए सुलु वंश कब का था, तो ये था सुलु वंश हमारा, देखिए सुलु वंश हमारा, देखिए पहले संगम वंश 1336 से 1385 हो जाएगा संगम वंश। फिर उसके बाद बात करना है सुलु वंश, तो सुलु वंश कब था, तो 1485 से 1505 ये सुलु वंश हो जाएगा। अब तुलु वंश की बात करें तो तुलु वंश 1505 से 1570। आरबीडू वंश ये हो जाएगा 1570 से 1672, ये आरबीडू वंश हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब 45 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या कौन सा कथन सही है, तो हरिसेन समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि था। इलाहाबाद की प्राग परिस्थिति की रचना हरिसेन ने की थी। तो 45 नंबर का हमारा ये सी नंबर सही हो जाएगा क्योंकि ये दोनों राइट आंसर है। अब देखिए ये 46 नंबर क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 में लागू हुआ था। तो किस सन में लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था, इसका ये सन है 1 जुलाई 1952 को ये जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 में लागू हुआ था उत्तर प्रदेश में। अब बात कर रहे हैं 47 नंबर क्वेश्चन की। देखिए कथन कारण वाले क्वेश्चन है। कथन कारण, देखिए भारत का महान्यायवादी ना तो सरकार का पूर्णकालीन वकील है, ना ही वह एक सरकारी कर्मी का श्रेणी में आता है। देखिए महान्यायवादी के कथन में क्या है, वह भारत का देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है कथन कारण का। तो इसमें क्या कह रहा है, भारत का महान्यायवादी ना तो सरकार का पूर्णकालिक वकील है, ना ही वह सरकारी कर्मी का श्रेणी में आता है, मतलब सरकारी कर्मी की श्रेणी में आता है। अब कारण क्या कह रहा है, उसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त हैं। तो 47 नंबर का ये जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा बी हो जाएगा कि देखिए ए और आर दोनों सत्य है लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। तो अब बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की। प्राक्कलन समिति के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो कौन सा सत्य कथन नहीं। देखिए इसमें लोकसभा के लिए कुल सदस्य कितने होते, 30 सदस्य होते। लोकसभा में बजट पेश होने से पहले इसका गठन किया जाता है। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं किया जाता। इसे स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। तो इसका जो रॉन्ग आंसर है ये वाला बी वाला ये गलत है कि बजट पेश होने से पहले इसका गठन किया जाता है। तो ये बजट पेश होने से पहले इसका गठन नहीं किया जाता। तो इसका ये मतलब गलत ये ऑप्शन हो जाएगा बी, और ये जितने सारे सही है। अब बात करें 49 नंबर क्वेश्चन की, तो ये भी कथन कारण वाला क्वेश्चन है। देखिए IUCN की रेड डाटा बुक यह बताती है कि कौन सा वन्यजीव खतरनाक स्तर पर है जिसका संरक्षण अवश्य है। तो ये तो सही है। अब कारण क्या कह रहा है, मानव की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि ने खाद्य श्रृंखला को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। तो इसमें जो ऑप्शन ये सही होगा ए आर दोनों सही है। और देखिए बात तो ये दोनों सही क्योंकि मनुष्य की ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या हो रही तो खाद्य श्रृंखला में प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।
तो इसका लेकिन ये दोनों एक दूसरे को मतलब कथन कारण मैच नहीं कर रहे हैं। तो बात मतलब ए देखिए ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका हमारा ये 49 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब बात करें 50 नंबर क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों को अवरोही क्रम में अरेंज करना है। तो देखिए इसको अवरोही क्रम में अरेंज करना है, तो पहले नलकूप आ गया, फिर उसके बाद आएगा नहर आ जाएगा। तो इसे में देखिए ये वाला तो गलत है, नलकूप फिर नहर आया है, देखिए इसमें भी है। अब उसके बाद तालाब, तो तालाब इसमें आया, तो ये हमारा सी नंबर हो जाएगा। फिर अन्य साधन, तो इसका हमारे ये सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पहले नलकूप मतलब कुएं का सॉरी वो ट्यूबवेल का जिसे नलकूप के नाम से जानते हैं, तो 79% इसका यूज़ होता है। फिर उसके बाद ये 79% जो है उत्तर प्रदेश में नलकूप का यूज होता है। तो नंबर 50 नंबर का सी नंबर ये ऑप्शन सही होगा। अब बात करें 51 नंबर क्वेश्चन की। तो अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है? तो किस मतलब उसमें जानकारी मिलती है? तो ये रुमन्नादेई अभिलेख में मिलती है अशोक के अभिलेखों की जानकारी, कर नीति की जानकारी मिलती है, तो रुमन्नादेई अभिलेख में मिलती है। तो 51 नंबर का हमारा सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब बात करें ये 52 नंबर क्वेश्चन की जिसमें मैचिंग का है। तो देखिए इसमें इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ये ए हो जाएगा। बंधन क्या है? बंधन किसी कर्म का जीवन के साथ संयुक्त हो जाना, तो बंधन इसका है। और बी नंबर का हमारा ये हो जाएगा, बी का हमारा ये कर्म का जीवन की ओर प्रवाह। और सवर क्या है? तो सी का हमारा ये जब कर्म का प्रवाह जीवन की ओर रुक जाए। अब निर्जरा क्या है? अवशिष्ट कर्मों का जल जाना। तो ये हमारा इसका पहला नंबर सही होगा। 52 का ये फर्स्ट नंबर सही होगा। अब बात करें 53 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 53 नंबर यहाँ है। ये देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऋग्वेद काल के संबंध में सत्य नहीं है, तो कौन सा इसमें कथन सत्य नहीं है? तो ये देखिए इसमें क्या कह रहा है? राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था। इस काल में महिलाएं भी सभा एवं विद में भाग लेती थी। राजा भूमि का स्वामी होता था। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने के कारण उन्हें पंचजन्य कहा जाता था। तो कौन सा इसमें कथन सही होगा? तो इसमें ये देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य कथन नहीं पूछ रहा है। तो इसमें हमारा ये जो राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा। रॉन्ग जो आंसर हो जाएगा वो राजा भूमि का स्वामी नहीं होता है। ऋग्वेद काल में जो बताया गया है राजा भूमि का स्वामी होता है, तो ये भूमि का स्वामी नहीं होता है। तो इसमें असत्य कौन सा नहीं है? तो ये राजा भूमि का स्वामी होता था। कौन सा सत्य नहीं है पूछ रहा है। अब बात करें 54 नंबर क्वेश्चन की। देखिए पाल वंश के शासक धर्मपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 54 नंबर क्वेश्चन का देखिए इसमें गुजराती कवि सोढाल्डल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। धर्मपाल के लेखों में उसे परम सौगात कहा गया। धर्मपाल की राज्य सभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। तो इसका जो मतलब ऑप्शन कौन से इसमें कथन जो सही है? तो पहला, दूसरा, तीसरा ये हमारा सही है। तो इसमें डी नंबर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं 55 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 55 नंबर में क्या है? कौन सा एक अर्थव्यवस्था में तरलता जाल की स्थिति को दर्शाता है? तो 55 नंबर का हमारा ये जो मतलब देखिए बॉन्डों की कीमत में गिरावट, कम ब्याज दर, उच्च ब्याज दरें। तो इसका जो कौन सा उत्तर सही है? तो इसका हमारा ये डी सही हो जाएगा। अब बात करें 56 नंबर क्वेश्चन की। देखिए इसमें क्या है? भंडार, स्वर्ण भंडार, जनता के पास जमा करेंसी, वाणिज्य बैंकों को प्रदान किए गए ऋण, और ये 4 नंबर में सरकारी प्रभुतियों में निवेश। उपयुक्त कथनों में से कितने को भारतीय रिजर्व बैंक की देनदारी के रूप में माना जा सकता है? तो 56 नंबर का देखिए हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ये सारे सही। देखिए जो रिजर्व बैंक की देनदारियों के रूप में जाना जाता है, जिसे लायबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो स्वर्ण भंडार हो गया, जनता के पास जमा करेंसी, नोट, ये वाणिज्य बैंकों को प्रदान किए गए ऋण जो होते हैं, सरकारी प्रभुतियाँ जो बॉन्ड होती हैं उन सबको, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक में जो लायबिलिटी के रूप में यूज किया जाता है। अब बात कर रहे हैं ये 57 नंबर क्वेश्चन की। सकल घरेलू उत्पाद, जिसे मतलब सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के संदर्भ में आधार वर्ष शब्द का क्या अर्थ है? तो इसमें जीडीपी का जो अर्थ पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये सी हो जाएगा। वह वर्ष जिसकी कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। तो वो जीडीपी का मतलब ये बताया जा रहा है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें सी नंबर ये सही हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं 58 नंबर क्वेश्चन की। देखिए इसमें क्या है? कौन सा कथन सरकारी व्यय के संदर्भ में भीड़ प्रवाह की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो 58 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो डी हो जाएगा। सरकारी व्यय जिसके परिणाम स्वरूप निजी निवेश में वृद्धि होती है। अब बात कर रहे हैं 59 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें क्या है? हिमनद पर विचार कीजिए। देखिए कितने हिमनद चौखंबा पर्वत श्रृंखला से संबंधित है? तो ये चौखंबा पर्वत जो है वो किससे संबंधित, मतलब किस पर्वतों, किस हिम से संबंधित है? तो अब देख रहे हैं इसमें। तो 59 का हमारा जो हो जाएगा देखिए पिंडारी हिमनद। तो चौखंबा पर्वत से संबंधित कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ये ए नंबर। पिंडारी हिमनद जो होता है वो संबंधित है
पर्वत से संबंधित है। अब 60 नंबर क्वेश्चन की बात करें, देखिए इसमें क्या कह रहा है, कौन सा देश फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस का सदस्य नहीं है। तो ये फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस का सदस्य कौन सा इसमें मतलब कौन सी कंट्री नहीं है, तो इसमें भारत नहीं है और ये तीनों कंट्रियां हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है, कनाडा शामिल है और न्यूजीलैंड शामिल है, और भारत जो है इसमें शामिल नहीं है। अब 61 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, देखिए इसको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। तो 61 का देखिए मुस्लिम, ये इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित करना, तो किस सन में ये किया गया, तो दिसंबर 1939 में किया गया। तो देखिए इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसका जो ऑप्शन होगा ये हमारा डी होगा। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, तो ये हुआ था अक्टूबर, द्वितीय विश्व युद्ध देखिए इसका हुआ था सितंबर 1939 में हुआ था, सितंबर 1939। तो इसका ये देखिए डी हो जाएगा। ये 61 नंबर क्वेश्चन का जो ये आंसर है वो डी नंबर है। देखिए इसके साथ हम बता देना है, मुस्लिम लीग कब आया था, तो 1939 में, दिसंबर 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो सितंबर 1939 में ये हुआ था। मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित कब किया गया था, तो मार्च 1940 में ये प्रस्ताव पारित किया गया था। अब देखिए बात करें कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कब किया गया था, तो अक्टूबर 1940 में ये कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किया गया था, अक्टूबर 1940 में। तो 61 नंबर का हमारा डी सही होगा। अब बात करें 62 नंबर क्वेश्चन की, देखिए 62 नंबर में कथन और कारण वाला है। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल पारित किया गया था। अब कारण क्या करें, इसका उद्देश्य मजदूरों, किसानों तथा अन्य श्रमजीवी वर्ग में बढ़ रहे साम्यवादी प्रभाव को समाप्त करना। तो 62 नंबर का ये जो हमारा ये मतलब ऑप्शन सही होगा, तो इसका पहला हो जाएगा, दोनों कारण सही बता रहे हैं। अब बात करें 63 नंबर क्वेश्चन की, तो 63 नंबर में क्या है, सामाजिक सुधार अधिनियमों में से कौन सा एक कालक्रम अनुसार अंतिम स्थान पर, तो जो लास्ट पे है सबसे उसको देखते हैं। तो इसमें पहले ऑप्शन मतलब पता होना चाहिए, तो ये 1891 में हुआ था पहला वाला। हिंदू पुनर्विवाह कब हुआ था, तो 1856 में। अब ये दास प्रथा ये कब हुई थी, तो 1843 में हुए थे, 1843 में। सती प्रथा कब हुए थे, तो 1829 में ये हुई थी, 1829 में। तो सबसे लास्ट पे कौन सा है इसमें, तो ये हुआ था एजिंग ऑफ एसेंट एक्ट, कब हुआ था, तो ये 1891। तो 63 का हमारा जो देखिए 63 का जो हो जाएगा ये हमारा इसमें पहला हो जाएगा, क्योंकि ये कब हुआ था, 1891 में हुआ था। अब बात करें 64 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें भी कथन कारण बताए गए हैं। तो देखिए अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद के प्रति देवबंद आंदोलन में घृणा थी। सैयद अहमद ने अंग्रेजों के प्रति निष्ठा बरतते हुए धर्म शास्त्रों को नई परिभाषा देने का प्रयास किया है। तो 64 नंबर का जो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा, इसका ये पहला हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को व्याख्या एक दूसरे की करते हैं। अब बात करें 65 नंबर क्वेश्चन की, तो 65 नंबर में ये समाचार और संस्थापक इसके। तो 65 का देखिए इसमें कौन सा बेमेल मतलब सही है, तो कौन सा है, भवानी मंदिर, ये बरिंद घोष का है, तो ये इसका सी हो जाएगा। बात करें 66 नंबर क्वेश्चन की, देखिए पृथ्वी एक ही स्थान पर रहने के लिए एक भू स्थैतिक उपग्रह को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के ऊपर, देखिए किस क्षेत्र के ठीक ऊपर होना चाहिए। तो 66 नंबर का जो हमारा इसका भू रेखा क्षेत्र के ऊपर होना चाहिए, तो इसका हमारा ये सी हो जाएगा। बात करें 67 नंबर क्वेश्चन की, तो 67 नंबर में क्या कह रहा है, रात के प्रकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं। देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसका देखिए तारों का टिमटिमाना क्यों होता है, तो ये अपवर्तन के कारण होता है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम, तो ये हमारा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक समय के साथ बदलता रहता है, जिसके कारण तारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है। तो ये जो इसका 67 नंबर का जो ऑप्शन होगा ये डी होगा, डी सही ऑप्शन है। अब 68 की बात कर रहे हैं, तो चर्चित शब्द और संस्थान, तो 68 में हमारा ये कौन सा गलत पूछ रहा है, तो देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, तो इसमें कौन सा गलत नहीं है, तो इसमें कौन सा 68 का ये रॉन्ग है, तो हमारा ये केवल 3, ये 3rd नंबर वाला ये रॉन्ग है, ऑपरेशन अमृत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से ये रॉन्ग है इसका, और जितने ये सारे ऑप्शन ये सही हैं। अब 69 की बात कर रहे हैं, तो देखिए 69 में क्या है, भारतीय कॉफी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 69 का हमारा कौन सा इसमें सही हो जाएगा, तो 69 का पहला सही होगा। भारत देखिए यह भारतीय कॉफी को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में बढ़ावा देता है। तो भारतीय कॉफी बोर्ड के संदर्भ में इसमें पहला ये सही है। आप देखते हैं सेकंड नंबर में क्या कह रहा था, भारतीय बोर्ड की देखरेख कौन करता है, तो कृषि मंत्रालय करता है, तो ये हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। बोर्ड देखिए बोर्ड कॉफी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है, तो ये भी रॉन्ग है, तो इसका पहला ये हमारा ये सही हो जाएगा। अब 70 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो देखिए हरयूब मुर्गो बेसिन केवल अफगानिस्तान में स्थित है। तो ये सेकंड नंबर क्या कह रहा है, हेलमंद नदी घाटी का ऐतिहासिक उल्लेख अवेस्ता ग्रंथ में मिलता है। तो 17 नंबर का हमारा कौन सा ये सही हो जाएगा, तो इसका हमारा ये बी सही होगा, क्योंकि ये वाला ये जो पहला ऑप्शन है ए नंबर ये रॉन्ग होगा। हेलमंद नदी घाटी का ऐतिहासिक उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अवेस्ता ग्रंथ में मिलता है। अब 71 नंबर क्वेश्चन है जो कि कथन कारण से संबंधित है। माउंट लेबो देखिए इसमें क्या कह रहा है, माउंट लेबोटोबी लाकी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। कारण क्या क्या है, रिंग ऑफ फायर महासागरीय प्लेट के फैलाव से
से बनता है। तो 71 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा ये हमारा सी होगा। देखिए आर जो ये रॉन्ग है, तो इसका पहला नंबर ये सही होगा। अब बात करें 72 नंबर क्वेश्चन की। देखिए इसमें कौन सा कथन सही है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब सेकंड नंबर क्या कह रहा है, हम्बोल्ट करंट एक महासागरीय धारा है। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, इंडीज पर्वत श्रृंखला में 7 देशों में फैली हुई है। जो इंडीज श्रृंखला है वो 7 कंट्री में फैली हुई, तो इसका हमारा कौन सा ये ऑप्शन सही होगा। तो ये हमारी ये हम्बोल्ट करंट गर्म महासागरीय धारा है, तो ये गर्म नहीं ठंडी है, तो इसका ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड नंबर रॉन्ग हो जाएगा, पहला और तीसरा ये सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही है। अब बात करें 73 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें क्या है, यदि ग्रीनलैंड की सारी बर्फ पिघल जाए तो वैश्विक समुद्री स्तर में कितनी वृद्धि हो सकती है। तो 73 नंबर का क्वेश्चन का हमारा जो ऑप्शन होगा 7.4 मीटर ये होगा, इतनी बर्फ पिघलने पर इतनी वृद्धि हो सकती है। 74 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी झील पूरी तरह से, देखिए 74 में क्या कह रहा है, कौन सी झील पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में स्थित है। तो 74 का ये लेक ईरी जो है पूर्णतः यूएसए में स्थित है। देखिए कनाडा और अमेरिका के ही रेंज में ये सब आते हैं बॉर्डर पे, तो लेक ईरी जो है यूएसए में स्थित है। अब 75 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो देखिए 1993 से 2010 के बीच पृथ्वी के घूर्णन ध्रुव में लगभग 80 सेंटीमीटर पूर्व की ओर हुए विचलन का मुख्य कारण क्या था। तो 75 नंबर का जो आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन। देखिए आज हम लोग इस वीडियो को यहीं तक देखेंगे, फिर इसी टेस्ट को आगे स्टार्ट करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आप लोग प्लीज़ देखिए। अब 76 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब